प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस फंक्शन को किस तरह कंबाइन करते हैं, मीन्स उनका सम डिफरेंस फंक्शंस का प्रोडक्ट और उनकी रेशो जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने ये सीखा था कि कंपोजिट फंक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और कंपोजिट फंक्शन की डोमेन क्या होती है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है वो डेफिनेशन है कुछ सब्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन, इंजेक्टिव या वन टू वन फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। सबसे पहले सब्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। अ फंक्शन f from set A to set B is called onto function or surjective function if range of f is equal to b। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि जब फंक्शन को इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन f है आपके पास, उसकी डोमेन आपके पास सेट A है, पहला सेट है, और जो फंक्शन की कोड मेन है वो आपके पास दूसरा सेट है सेट बी। ठीक है, और उसके अलावा जो फंक्शन के आंसर्स आते हैं जो कि कोड मेन में ही आते हैं, सेट बी में ही आते हैं, वो जितने भी आंसर आपके पास आएंगे सभी आंसर की कलेक्शन को हम उस फंक्शन की रेंज कहते हैं। ठीक है, जो फंक्शन की रेंज होती है वो आपके पास पूरे का पूरा सेट बी मीन्स बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे भी आ सकते हैं, और उसके अलावा बी का सबसेट भी आपके पास जो है फंक्शन की रेंज है वो आ सकती है। ठीक है, तो फंक्शन की रेंज होती है वो पूरे का पूरी कोड मेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, और इन जनरल जो है फंक्शन की रेंज होती है फंक्शन की कोड मेन का सबसेट होती है। ठीक है, रेंज होती है इन जनरल फंक्शन की जो कोड मेन होती है उसका सबसेट होती है। कोड मेन की इक्वल रेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और अगर आपको याद हो तो फंक्शंस के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया, एग्जांपल के थ्रू समझाया था और बताया था कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी रेंज जो है वो कोड मेन से छोटी होती है। ठीक है, उसका जो है वो प्रॉपर सबसेट होती है। और कुछ फंक्शन जो है वो ऐसे होते हैं जिनके केस में जो रेंज होती है फंक्शंस की वो कोड मेन के इक्वली होती है। ठीक है, तो दोनों टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं आपके पास इन पर्टिकुलर। तो ऐसे फंक्शन जिनके रेंज जो है फंक्शन की कोड मेन की इक्वल आ जाए, या रेंज जो है वो दूसरा सेट जो बी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कोड मेन की जगह उसके इक्वल आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम जो है वो सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन जो है वो कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ऐसे फंक्शन जिनमें रेंज फंक्शन की जो है वो कोड मेन के इक्वल ना आए, उस केस में जो फंक्शन होते हैं उनको हम जो है वो इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर याद रखना अगर रेंज जो है वो कोड मेन के इक्वल है तो फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे, और अगर रेंज जो है वो कोड मेन के इक्वल नहीं है तो उस केस में फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसी डेफिनेशन को आप जो है दूसरी सेंस में भी जो है समझ सकते हैं, क्योंकि रेंज यानी कि फंक्शन के आंसर जो है वो कोड मेन के इक्वल आ रहे हैं, मीन कोड मेन के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं आंसर के तौर पर, तो ऑन टू फंक्शन को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ फॉर एवरी element small b belong to code main b there exists at least one element small a from the set domain a such that f of a is equal to b। ठीक है, तो b के हर एलिमेंट के केस में जो कि कोड मेन है उसके हर एलिमेंट के केस में अगर आपको जो है वो फंक्शन की डोमेन में से एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आपको कोड मेन का वो एलिमेंट मिल रहा है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर आपने कंसिडर किया है बी, तो बी जो है वो स्मॉल बी जो कोड मेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अगर उसका हर एलिमेंट के केस में जो है बी के हर एलिमेंट के केस में आपको जो है वो डोमेन में से एक एलिमेंट मिल रहा है और ऐसा मिल रहा है जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आपको कोड मेन का वो वाला एलिमेंट मिल रहा है, तो इन जन अगर आपका फंक्शन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास कोड मेन है उसके हर एलिमेंट का आपको जो है वो डोमेन में प्री इमेज मिल रहा है। प्री इमेज मीन आपको ए में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके ऊपर आप जो है वो फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको जो कोड मेन है उसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो बी मिल रहा है। तो इस केस में भी हम फंक्शन को कहेंगे वो आपके पास क्या ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्यों है, क्योंकि जब बी के हर एलिमेंट का आपको प्री इमेज मिल रहा है, यानी कि बी के हर एलिमेंट के केस में आपको डोमेन में से एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो बी के ऊपर बी जिसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बी के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो क्या बन रहे हैं, फंक्शन की आंसर बन रहे हैं। जब बी के सारे एलिमेंट्स फंक्शन की आंसर बन जाएंगे तो बी के सारे एलिमेंट्स ही क्या बन जाएंगे, वो फंक्शन की रेंज भी बन जाएंगी, और रेंज आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, जो कोड मेन बी है उसकी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अगर बी के सारे एलिमेंट्स कह सकते हैं अगर वो आपके पास फंक्शन की आंसर के तौर पे आ रहे हैं, तब भी आप कह सकते हैं कि फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। और अगर फंक्शन की रेंज जो है जो कि एक्चुअली फंक्शन की आंसर ही होते हैं, वो अगर रेंज जो है वो सेट बी की इक्वल आ रही है, तो उस केस में भी आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है,
अगर आसान से सिंपल एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसको समझना चाहें तो दो सेट यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं। एक सेट आपके पास ए है, दो सेट आपके पास जो है बी है। सेट ए में कौन से एलिमेंट है? सेट ए में जो है 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3। ये आपके पास जो है वो सेट ए है जो कि डोमेन के तौर पर कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे। और दूसरा सेट है आपके पास सेट बी जिसमें अगेन जो है 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी। तो फंक्शन किस तरह डिफाइन किया है यहाँ पे, जो रिलेशन यहाँ पे किस तरह डिफाइन किया हुआ है? रिलेशन इस तरह डिफाइन किया है कि वन एलिमेंट जो है वो पहले सेट का वो बी पे मैप हो रहा है, 2 ए पे मैप हो रहा है, और 3 का आंसर जो आपके पास क्या आ रहा है? वो सी आ रहा है। तो अगर आप डायग्राम पे देखें तो ये आपके पास फंक्शन है जो क्या कर रहा है, डोमेन ए के एलिमेंट्स को कोडोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर मैप कर रहा है। ये आपके पास फंक्शन हो जाएगा स्मॉल एफ, ठीक है। और आंसर क्या आ रहे हैं आपके पास? अगर नोट करें तो 1 का आंसर जो आपके पास डी आ रहा है, और 2 का आंसर आपके पास ए आ रहा है, और 3 का आंसर जो है वो सी आ रहा है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके जो आंसर आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं। आंसर आपके पास ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। और जितने भी आंसर आते हैं उन आंसर के तमाम आंसर के जो सेट बनता है आपके पास, सेट को हम क्या कहते हैं? वो सेट के आपके हमारा जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज है, ठीक है। तो रेंज आपके पास कौन सा सेट बन रहा है? सेट ए बी और सी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कोडमेन की बात करें तो कोडमेन भी आपके पास क्या है? कोडमेन भी आपके पास जो है सेट बी ही है, ठीक है। तो जो रेंज आपके पास बन रही है फंक्शन की वो एक्चुअली क्या है? वो आपका सेट बी ही है या कोड मेन ही है। तो रेंज और कोड मेन क्योंकि आपस में इक्वल आ रहे हैं, इस केस में जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये फंक्शन तो है ही, क्योंकि हर एलिमेंट का आपको यूनिक आंसर मिल रहा है। उसके अलावा ये जो फंक्शन है ये आपके पास ये ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन किस लिए है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेंज जो है फंक्शन की आपके पास कोड मेन की इक्वल आ रही है, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का कि बी के हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग आपको ए में से एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि बी का एलिमेंट जो है उस एक एलिमेंट का आंसर बन रहा है। जैसे अगर आप बी का एलिमेंट ए कंसिडर करेंगे तो ए के करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसके ऊपर जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो कोड मेन का एलिमेंट जो स्मॉल हम लोगों ने कंसिडर किया वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोड मेन का एलिमेंट हम जो है वो बी ले लें तो बी के करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में से एक एलिमेंट 1 मिल रहा है जो कि जिसके ऊपर जब आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको ये एलिमेंट स्मॉल बी मिल जाएगा। इस तरह सी के करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है जिसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको ये एलिमेंट जो स्मॉल सी मिल जाएगा। इस तरह आप नोट करेंगे कोड मेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोड मेन के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है कि कोड मेन का एक का एलिमेंट जो है वो उसके ऊपर जब फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट के ऊपर जब आप जो है वो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको कोड मेन का एलिमेंट जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा। और कोड मेन के हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग आपको एक ना एक ऐसा एलिमेंट जो है डोमेन में से मिल जाएगा जिसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो कोड मेन का जो है हर एलिमेंट जो है आपके पास आंसर में जो है वो करस्पॉन्डिंगली जो है वो आ जाएगा। तो आप इस वे में भी चेक कर सकते हैं कि कोड मेन के हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट मिल रहा है जो कि जिसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो कोड मेन का वो एलिमेंट जो आंसर में मिल जाता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट या हर एलिमेंट। और उसके अलावा आप ये भी इस तरह इस वजह से भी चेक कर सकते हैं ऑर्डर फंक्शन को कि अगर आप देखेंगे जो हमारा जो फंक्शन है उसकी रेंज जो है वो कोड मेन की इक्वल ही आ रही है, तो उसके समय हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। उसके अलावा अगर आप जो है वो इस फंक्शन जी को नोट करें तो इस फंक्शन जी में आपको कौन कौन से सेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सेट ए और बी जो हैं वो यही कंसिडर किए हुए हैं, सेट ए और बी। लेकिन जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे जी में, वो फंक्शन जी में वो इस तरह डिफाइन किया गया है कि 1 का आंसर जो है आपके पास ए आ रहा है, 2 का आंसर आपके पास बी आ रहा है, और 3 का आंसर जो है वो आपके पास अगेन जो है वो स्मॉल ए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी कोड मेन है वो अगेन वो सेट ए ही है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा आपकी जो कोड मेन है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी। जो रिलेशन जी है वो किस तरह डिफाइन किया गया यहाँ पे कि जो एलिमेंट 1 है उसका आंसर आपके पास आ रहा है स्मॉल ए, और जो एलिमेंट 2 है उसका आंसर आपके पास जो है स्मॉल बी आ रहा है, और जो एलिमेंट 3 है उसका आंसर भी आपके पास जो है वो स्मॉल ए ही आ रहा है। तो डोमेन के हर एलिमेंट का एक ही आंसर मिल रहा है, तो ये फंक्शन तो है ही, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं आपके जो आंसर आ रहे हैं वो कौन कौन से आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आपके पास ए आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है, एक आंसर आपके पास जो बी आ रहा है। तो इसका सेट आपके पास क्या बन जाएगा? ये जो फंक्शन जी है इसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। फंक्शन जी की रेंज बन जाएगी ये। और रेंज किसके इक्वल आ रही है? आपकी रेंज जो है वो जो आपकी कोड मेन है फंक्शन जी की कोड मेन है उसके इक्वल जो है वो नहीं आ रही, इसलिए आपका जो फंक्शन जी होगा ये
ओन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन जो है नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आप इस सेंस में भी चेक कर सकते हैं कि हमारी जो कोड डोमेन है उसके हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें जो डोमेन में कैसा एलिमेंट नहीं मिल रहा, कि जो कोड डोमेन के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो हमारे पास आंसर में जो है वो आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट सी है इसके करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो है वो नहीं मिलेगा कि जिसके ऊपर आप फंक्शन जी अप्लाई करें तो आपके पास आंसर में जो है ये एलिमेंट सी आ जाए, ठीक ठीक है। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स थे सभी के आंसर जो है यहाँ तो आपके पास ए आ रहा है, यहाँ आपके पास बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा। तो बी के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें जो है वो प्री इमेज नहीं मिल रहा, सेट ए में से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हम जो है वो फंक्शन जी अप्लाई करें हमें आंसर में जो है वो एलिमेंट सी मिल सके। तो इस सेंस में भी आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन जी है ये ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। या भी सेंस में भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन जी है इसकी रेंज जो है वो कोड डोमेन की इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जी क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व की हुई है। एग्जांपल नंबर 7 में कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू और नॉट, ठीक है। पहला फंक्शन आपके पास है 2x+7 और दूसरा फंक्शन आपके पास है x के, ठीक है। तो हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं। पहला केस तो ये है, तरीका ये है कि हम चेक करें कि जो हमें गिवन फंक्शन दिया गया है उसकी रेंज जो है वो कोड मेन के इक्वल है या नहीं। तो अगर रेंज कोड मेन के इक्वल है तो फिर वो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज जो है वो नहीं होगा। तो पहला फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है वो आपके पास स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ जो फंक्शन हमें दिया गया है यहाँ पे उसकी डोमेन और रेंज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने नेचुरल डोमेन जो है वो यूज़ करनी है, और कोड डोमेन और रेंज जो है वो क्या होगी, रेंज आपकी इस फंक्शन की जो है वो आपकी डोमेन पर डिपेंड करेगी। वो आप डोमेन फाइंड आउट करने के बाद पता कर सकते हैं कि इस फंक्शन की रेंज क्या है। और उसके अलावा कोड डोमेन जो होती है मैंने आपको बताया कैलकुलस में जो है वो जो कोड डोमेन होती है जो कि फंक्शन का जो दूसरा सेट होता है वो इन जनरल जो है हम सेट ऑफ रियल नंबर ही यूज करते हैं हमेशा कोड डोमेन को। पहला सेट जो होता है वो डोमेन वाला वो फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कोई भी हो सकता है, वो सारा का सारा रियल नंबर भी हो सकते हैं या कोई और सेट भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकते हैं या कोई इंटरवल भी हो सकता है, ये आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैलकुलस में इन जनरल जो फंक्शन डिफाइन होता है वो डोमेन से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर्स तक जो है वो डिफाइन होता है। और आपकी जो डोमेन होती है आपके फंक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आपको गिवन दी गई है तो अच्छी बात, अदरवाइज आप लोगों ने जो है फिर नेचुरल डोमेन को यहाँ पे जो यूज़ करना होता है। नेचुरल डोमेन मीन्स कि वो वाला सेट लार्जेस्ट रियल नंबर जिसको एज ए इनपुट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो हम नोट करेंगे हमारे पास जो फंक्शन स्मॉल एफ यहाँ पे गिवन दिया गया है पहले पार्ट में 2x+7, इसमें हम जो है चाहे तो जीरो पुट करें, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें, चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, कोई भी रियल नंबर पुट करें समय ना ही इन्फिनिटी ना ही अयोटा ना ही अनडिफाइंड जो है इस तरह का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि फंक्शन एफ के केस में हम जो है वो पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर को जो है एज ए डोमेन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो डोमेन आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, डोमेन आपके पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है, और फंक्शन एफ के केस में आपकी जो कोड डोमेन बन रही है कोड डोमेन आपके पास जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है। अब बात करते हैं रेंज की, ठीक है। तो क्योंकि फंक्शन है आपके पास 2x+7, तो जब आप पॉजिटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे आंसर में। जब नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो देखेंगे आपके पास आंसर क्या आता है। जब आप इस फंक्शन में कोई नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x+7 में x की जगह आप जो है वो -1 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2x+7, एक्स की जगह जब हम -1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -2+7, और ये आंसर आपके पास बन जाएगा +5। तो -1 पुट करने से भी आंसर आपके पास क्या आ गया है, वो पॉजिटिव ही आया है। इस तरह अगर आप जो है वो एक्स की जगह -2 पुट करते हैं तो 2 × -2 +7 आंसर आपके पास आएगा -4+7, और फाइनली आंसर आपके पास क्या आ जाएगा +3। तो -2 पुट करने से भी आंसर आपके पास जो है प्लस में आ रहा है। इस तरह अगर आप एक्स की जगह जो है वो -3 पुट करते हैं तो 2 टाइम्स -3+7 आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा -6+7, ये +1 आ जाएगा। और इस तरह अगर आप जो है वो एक्स की जगह -4 पुट करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा 2 × -4+7, ये बन जाएगा आपके पास -8+7, और इस केस में आपका आंसर जो है फिर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आप जो है वो -3 जब पुट करेंगे तो आंसर आपके पास +1 आ रहा है, और -3 के बाद जब हम -4 तक चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं दरमियान में आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद आंसर भी आपका जो है वो माइनस माइनस में जो है आंसर जो है आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो
आपके पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं आंसर में, आपके जो है वो नेगेटिव नंबर भी आंसर में आ रहे हैं। इस तरह आपका आंसर जो है वो 0 भी आ जाएगा। अगर आप x की जगह क्या पुट करें, अगर x की जगह जो है आप -7/2 ये वाला रियल नंबर पुट करेंगे, तो ये पुट करने से आपके पास आंसर जो है वो 0 भी आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह -7/2 प्लस 7, ये 2 जो है 2 से कैंसिल आउट होगा, तो आंसर आपके पास आएगा -7 और +7 और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप नोट करेंगे कि -3 पुट करने से आपके पास आंसर जो है वो +1 आया है। उसके बाद -3 के बाद अगर मजीद अगर लेफ्ट साइड की तरफ आप जाएंगे, -7/2 पुट करेंगे या -7/2 का जो है -3.5 भी लिख सकते हैं। तो -3 के बाद जब आप -3.5 तक जाएंगे तो -3.5 पे जाके आपका आंसर 0 आ जाएगा। जितने भी आगे नेगेटिव रियल नंबर आपके पास आ रहे हैं -3.5 की लेफ्ट साइड पे, सभी पे आपका आंसर जो है फिर नेगेटिव नंबर जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस फंक्शन के आंसर आपको जो है वो सारे के सारे जो है रियल नंबर इन दी एंड मिलेंगे। इसलिए फंक्शन की आपके पास जो रेंज होगी वो भी आपके पास क्या होगी, पूरे का पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर होगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने नोट कर लिया है कि हमारा जो पहले पार्ट में फंक्शन की दिया गया है स्मॉल एफ, उसकी डोमेन किया है, उसकी कोड मेन किया है और उसकी रेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमारा जो फंक्शन एफ है उसकी जो रेंज है वो भी आपके पास क्या आ रही है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही आ रही है। तो हम नोट करेंगे कि जो रेंज है और कोड मेन है दोनों क्या आ रहे हैं इस फंक्शन एफ के केस में आपस में इक्वल ही आ रहे हैं, दोनों सेट ऑफ रियल नंबर आ रहे हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास स्मॉल एफ हमें गिवन दिया गया है वो क्या है, ओन टू फंक्शन है। ठीक है, रेंज फंक्शन की क्या है आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर है। उसी तरह जो कोड मेन है किसकी, स्मॉल फंक्शन एफ की, वो भी आपके पास क्या आ रही है, वो सेट ऑफ रियल नंबर ही आ रही है। तो रेंज एंड कोड मेन आपस में इक्वल आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन क्या है आपके पास वो क्या है, ओन टू फंक्शन है। उसके अलावा आप दूसरे वे से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन है जो ओन टू फंक्शन है या नहीं। वो दूसरा वे क्या होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि हमारे जो कोड मेन है उसके हर एलिमेंट, कोड मेन आपके पास क्या सेट ऑफ रियल नंबर, उसके हर एलिमेंट के केस में आपको जो है वो डोमेन में से कम एक एलिमेंट जो लाजिम मिल जाएगा, जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आपको जो है कोड मेन वाला वो वाला एलिमेंट जो है मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या चेक करेंगे, हम कोड मेन का जो है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो कंसिडर कर लेंगे। वो लेट से हम लोगों ने क्या कर लिया है, वो हम लोगों ने जो है वो स्मॉल ए कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो स्मॉल ए हम लोगों ने क्या कर लिया, कोड मेन का एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। और अब वो कोड मेन का एक एलिमेंट जो स्मॉल ए है वो हमने फर्ज कर लिया है कि वो हमारी जो डोमेन है उसका एक एलिमेंट लेट से एक्स के ऊपर जो है फंक्शन अप्लाई करने से हमें जो है वो कोड मेन का वो एलिमेंट ए जो है मिलता है। ठीक है, स्मॉल ए कोड मेन का एलिमेंट कंसिडर कर लिया है और ये सपोज कर लिया है कि एक्स जो है वो डोमेन का एलिमेंट है जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से हमें कोड मेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है हम लोगों ने कंसिडर किया वो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्स हमें पता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन किसके इक्वल है, वो 2x + 7 के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह लेफ्ट साइड पे हम लिखेंगे 2x + 7 इज इक्वल टू ए। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। और वो एक्स की वैल्यू जो है वो हमें ये बताएगी कि यहाँ पे अगर उस एक्स की वैल्यू को हम पुट करें और उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें तो हमें जो है आंसर में कोड मेन का ये वाला आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो है वो मिल जाएगा। तो अगर हमें एक्स की ऐसी वैल्यू जो है वो मिल जाती है जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से जो हमारी कोड में है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर है उसका हर एक एलिमेंट जो है हमें यानी कि एलिमेंट ए जो है वो मिल जाता है, चाहे वो ए आपके पास पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो या 0 हो। तो इस केस में हम कह देंगे कि हमारे कोड मेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है क्या बन जाएगा, ओन टू फंक्शन बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके जब आप एक्स की वैल्यू इवेल्यूएट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी a-7/2। ठीक है, ये आपके पास एक्स की वैल्यू है। इस एक्स की वैल्यू को जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू को जो हमने फंक्शन में पुट कर दी है a-7/2। फंक्शन में पुट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स की जगह a-7/2 पुट करना है, पुट कर दिया है। ये वाला 2 जैस 2 से कैंसिल आउट होगा और उसके अलावा ये -7 जो बाद में आएगा ये +7 से कैंसिल होगा और आपके पास आंसर जो है वो ए आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप जो है कोड में कोई भी एलिमेंट लेंगे ए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो डोमेन में से एक एलिमेंट a-7/2 ये मिल जाएगा, जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आपको ये वाला आंसर जो है मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कोड मेन जो है जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से एक एलिमेंट जो है अगर आप 5 लेते हैं तो इस 5 के करस्पॉन्डिंग ये जो कि आप लोगों ने जो है वो कोड मेन में या सेट ऑफ रियल नंबर में से लिया है कि एलिमेंट लेट से हम जो है वो 5 ले लेते हैं, तो इस एलिमेंट 5 के करस्पॉन्डिंग हमें जो फंक्शन की डोमेन है जो कि अगेन वो भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर ही है, उसमें से एक एलिमेंट जो है लाजिम मिल जाएगा जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से हमें जो है वो ये 5 जो है मिल जाएगा। अब वो एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे हमने इन जनरल एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया है
कोड मेन में से एक एलिमेंट जो है वो 5 लेते हैं, तो हमें डोमेन में से जो है वो 5 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 ये वाला एलिमेंट मिलेगा, जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से हमें आंसर जो है 5 मिलेगा। तो इस एलिमेंट को चेक करते हैं, इसका आंसर क्या है, 5 माइनस 7 आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिलेशन होगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब ये है कि -1 हमें डोमेन में वो वाला एलिमेंट मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आंसर में जो है 5 मिलेगा। चेक करके देख सकते हैं, अगर हम जो है फंक्शन को जो है वो -1 के ऊपर अप्लाई करें या -1 का फंक्शन इनपुट करें 2x प्लस 7 में, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की जगह -1 पुट कर दिया प्लस 7, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -2 प्लस 7, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखें कि हमें 5 जो है मिल गया है। तो 5 हमने क्या लिया था, कोड डोमेन में से लिया था, उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो डोमेन में से एक एलिमेंट मिल गया जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से हमें आंसर जो है 5 मिल गया। इसी तरह अगर आप डोमेन में से कोड डोमेन में से कोई भी रियल नंबर लेंगे, चाहे वो पॉइंट्स में ही क्यों ना हो, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो ये वाला एलिमेंट जो है वो a माइनस 7 डिवाइड बाई 2, ए जो है वो वाला एलिमेंट होगा जो आप लोगों ने कोड में से कंसिडर किया होगा। ए को यहाँ पुट करके ये जो आपके पास x की वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू वो वाला एलिमेंट होगा जो कि आपकी डोमेन में लाई करा होगा, और इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आपको जो है वो कोड मेन का वो वाला एलिमेंट ए मिल जाएगा जो आप लोगों ने कंसिडर किया हुआ होगा। तो कोड मेन के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में से एक एलिमेंट मिल रहा है इन जनरल, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोड में हर एलिमेंट का जो है वो आपको प्री इमेज मिल रहा है, इसलिए आपका जो गिवन फंक्शन एफ है वो आपके पास क्या बन रहा है, वो एक ऑन टू फंक्शन जो है वो बन रहा है। तो आप इस वे से इस वे को भी यूज करते हुए जो है चेक कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं। उसके बाद दूसरे फंक्शन की अगर बात करें तो दूसरा फंक्शन आपके पास है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है, कोड डोमेन क्या होती है, नेचुरल डोमेन क्या होती है, ये भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करके बताइए कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर की। आप नोट करेंगे कि एक्स स्क्वायर में आप चाहे एक्स की वैल्यू, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं एक्स स्क्वायर में, तो 0 का स्क्वायर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तब भी आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तब भी आंसर आपके पास जो पॉजिटिव ही आएगा। उसके अलावा पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने से भी आपके पास वही आंसर आएगा जो 2 का नेगेटिव यानी कि -2 पुट करने से आंसर आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आंसर आपके पास सेम ही आ रहा है, और क्या आ रहा है आंसर आपके पास हमेशा जो है वो पॉजिटिव नंबर ही आ रहा है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर आपके पास फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो डोमेन तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी सेट ऑफ रियल नंबर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है इस फंक्शन में जो है वो पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं, और 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर आपके पास जो है वो इस फंक्शन जी की डोमेन बन जाएगी। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ जो है पॉजिटिव जो है वो रियल नंबर आपके पास आंसर में आ रहे हैं, 0 या 0 से बड़े नंबर आपके पास आंसर में आ रहे हैं, नेगेटिव जो है वो रियल नंबर आपके पास आंसर में नहीं आ रहे। तो आप इस फंक्शन की जो कोड मेन होगी आपके पास, कोड मेन तो सेट ऑफ रियल नंबर ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस में हम इन जनरल जो है कोड मेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर को यूज करते हैं। तो कोड मेन आपकी यहाँ पे जो है यानी कि आपका आंसर जो है हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर वाले सेट में ही आना चाहिए। तो कोड मेन आपकी तो सेट ऑफ रियल नंबर ही है, लेकिन जो रेंज आ रही है इस फंक्शन की, रेंज ऑफ जी, ठीक है, रेंज ऑफ जी क्या होगी, रेंज ऑफ जी अभी आपने नोट किया कि मेरे पास हमेशा आंसर जो है वो 0 या 0 से बड़े ही आ रहे हैं। तो रेंज होगी हमारे पास जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर होंगे जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, याद रखें जब हम सेट को इस नोटेशन से लिखते हैं तो पहला सेट आपके पास जो है डोमेन होता है, और दूसरा सेट हम यहाँ पे वो लिखते हैं जो कोड में होती है, जिसमें आंसर आपके पास जो है वो आ रहे होते हैं फंक्शन के। तो कोड में आपके सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि आंसर आपके पास हमेशा कैलकुलेशन में सेट ऑफ रियल नंबर में से ही आते हैं। लेकिन जो रेंज आ रही है फंक्शन की वो आपके पास जो है वो ये वाला सेट आ रही है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर जिसमें 0 भी इंक्लूड है। और आप क्लियरली नोट कर सकते हैं कि ये जो आपके पास रेंज आ रही है ये सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि ये जो रेंज आ रही है आपके पास ये कोड मेन के जो है वो इक्वल नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, कोड मेन है, और उस कोड मेन के इक्वल जो है आपकी रेंज जो है वो नहीं आ रही। इसलिए आपका जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ हम ये भी कह सकते हैं कि कोड मेन में से जब आप कोई भी एक एलिमेंट लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है वो जो फंक्शन जी है उसमें उसका प्री इमेज जो है वो लाजमी नहीं है कि हमेशा मिले। ठीक है, क्यों नहीं लाजमी नहीं है हमेशा मिले, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर आप जो है वो दूसरे कोड मेन में से अगर आप जो है लेट्स से -4 एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो -4 जो है वो क्योंकि आपने कोड मेन में लिया हुआ है, तो डोमेन में से आप कोई भी रियल नंबर जो है पुट करके देख लें इस फंक्शन जी में, आपको ये -4 जो है कभी भी आंसर में जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे -2 पुट कर लेंगे फंक्शन जी में तभी आपको आंसर जो है वो +4 ही मिलेगा, -4 नहीं मिलेगा। और उसके अलावा जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है कोड मेन में
सभी नेगेटिव रियल नंबर का आपको जो है प्री इमेज जो है वो नहीं मिलेगा। मैं डोमेन में से कोई ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक भी ऐसा एलिमेंट जो नहीं मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन जी अप्लाई करने से हमें जो है वो कोड में के जो नेगेटिव रियल नंबर है वो आंसर में मिल सके। ठीक है, तो इस सेंस में भी आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है जी है वो ऑन टू फंक्शन जो है वो नहीं है। जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, the function g is not on to function because we cannot find any real number whose image is negative। ठीक है, तो जो कोड मेन है उसमें नेगेटिव रियल नंबर भी हैं, हमें कोई भी डोमेन में से ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से जो कोड मेन वाले नेगेटिव नंबर हैं वो हमें आंसर में मिल सके। तो इस सेंस में भी आप कह सकते हैं कि जो कोड मेन है उसके हर एलिमेंट का, यानी कि इन पर्टिकुलर जो नेगेटिव एलिमेंट है उनका प्री इमेज हमें जो है नहीं मिल रहा, इसलिए ये फंक्शन जी जो है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। या पहला जो केस है उसको देखते हुए आप ये भी कह सकते हैं कि रेंज जो है वो कोड मेन की इक्वल नहीं है, इसलिए आपका जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो भी क्या आपके पास ऑन टू फंक्शन या सर्जेटिव फंक्शन जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है वन टू वन फंक्शन की या इंजेक्टिव फंक्शन की। तो वन टू वन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी such that distinct elements of domain A have distinct images under the function f। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसके केस में अगर आप डोमेन के जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स लें या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लें, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने से आपको फंक्शन के जो आंसर मिले हैं वो भी आपको जो है आंसर डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ही मिले हैं, तो ऐसे फंक्शन को जो है वो हम जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन फंक्शन जो है वो कहते हैं। ठीक है, कोई से भी दो एलिमेंट लें, जितने भी डोमेन में आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं, जब भी आप कोई दो डिफरेंट एलिमेंट लें डोमेन में से, उन डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो भी हमेशा जो है वो क्या आए, वो भी हमेशा जो है डिफरेंट ही आए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम जो है वो वन टू वन फंक्शन जो है कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिकली भी डेफिनेशन बताई हुई है, डेट इज जब भी आप कोई दो एलिमेंट्स लें डोमेन में से, डिफरेंट एलिमेंट्स लें, मींस कि x1 जो है x2 के इक्वल ना हो, दोनों एलिमेंट्स क्यों डिफरेंट हो, उनके ऊपर जब आप फंक्शन अप्लाई करें तो फंक्शन के आंसर भी आपके पास क्या है, डिफरेंट ही आए। तो इस तरह के फंक्शन को हम जो है वो वन टू वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन जो है वो कहते हैं। इस तरह के फंक्शन को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम जो है वो ये जो वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन है इसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। मीन्स हम जो है वो कंसिडर करते हैं कि हमारा जो इमेजेस आ रहे हैं या आंसर आ रहे हैं फंक्शन के दो एलिमेंट्स के ऊपर वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो x1 x2 यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो आंसर जिनको हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल सेट किया है उनमें जो x1 और x2 आ रहे हैं वो भी क्या आपस में इक्वल हैं, तो आपका फंक्शन जो है वो वन टू वन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट का। तो और उसके अलावा कन्वर्स स्टेटमेंट भी होती है एक। तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट और कन्वर्स में क्या फ़र्क है, और हम जो है वो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। और उसके अलावा जो सेट ऑफ इंटीजर होते हैं वो आपके पास 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये आपके पास जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। आप अगर यहाँ पे नोट करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो है वो बिलोंग कर रहा है तो फिर कंफर्म बात है दिस इम्प्लाइज वो एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में भी लाजमी बिलोंग करेगा। ठीक है, या सेट लिखे हैं आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो आप लें वो सेट ऑफ इंटीजर में जो है वो लाजमी बिलोंग करेगा। तो ये तो बन गई आपके पास एक स्टेटमेंट। अब इसका कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो आपके पास जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करे तो वही एलिमेंट जो है वो आपके पास हमेशा जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। ये वह बन जाती है स्टेटमेंट की कन्वर्स स्टेटमेंट। लेकिन ये कन्वर्स स्टेटमेंट जो है वो इस केस में जो है होल्ड नहीं करती। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनकी कन्वर्स स्टेटमेंट भी होल्ड करती है, और कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिनकी कन्वर्स स्टेटमेंट जो है वो होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पे इस केस में आपने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एक एलिमेंट अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है कोई भी एलिमेंट, तो वही एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में भी लाजिम बिलोंग करेगा, ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट ये है, इस यानी कि इस स्टेटमेंट का जो आप कह लेंगे कि उल्ट डायरेक्शन है, वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट जो है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट जो है हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी जो है इन जनरल होल्ड नहीं करती। स्टेटमेंट ये वाली होल्ड कर रही है, लेकिन इसकी जो कन्वर्स स्टेटमेंट है ये वाली ये होल्ड नहीं कर सकती। आप नोट कर सकते हैं अगर आप इंटीजर में से जो है वो -1 लें सेट ऑफ इंटीजर में से, तो ये वाला -1 जो है फिर क्या होगा, ये -1 जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्स स्टेटमेंट जो है वो
इस स्टेटमेंट की जो है वो कन्वर्स स्टेटमेंट जो है वो होल्ड नहीं करेगी। और कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है कि आप उल्ट स्टेटमेंट की उल्ट साइड पे ही जाएं, लेकिन जो है वो आप जिस तरह कन्वर्स स्टेटमेंट में गए हैं, लेकिन जो है वो निगेशन करते हुए जाएं। निगेशन किस तरह करते हुए जाएं, जैसे कन्वर्स स्टेटमेंट में आपने जो है वो स्टेटमेंट की उल्ट साइड पे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने बिलोंग्स का सिंबल लिखा हुआ था, तो जो सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन दी गई है, आप उसका उल्ट जो है यहाँ पे कंसिडर कर लें। पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कन्वर्स में गिवन दी गई है, ए बिलोंग कर रहा है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर में से, तो यहाँ पे आपका कर देंगे, आप कह दें कि ए जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा। उसके बाद इंप्लाइज जो दूसरी इम्प्लाइज के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, इसको भी आप जो है निगेट कर दें, इसका भी उल्ट कर दें, यहाँ पे लिख दें आप जो है ए जो है बिलोंग नहीं कर रहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। तो ये जो उल्ट साइड में मूव करने के बाद और निगेशन करते हुए आपके पास जो नई स्टेटमेंट बनेगी, इसको हम जो है वो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है, पहले जो भी स्टेटमेंट होगी उसको जो है उल्ट साइड पे लिख दें, रिवर्स साइड में लिख दें, तो वो आपके पास कन्वर्स बन जाता है स्टेटमेंट का। और जो स्टेटमेंट है उसको रिवर्स साइड में लिखने के बाद उसकी जिसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको निगेट भी कर दे साथ में, तो वो आपके पास जो नई स्टेटमेंट बनती है उसको हम कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट होती है उसका कन्वर्स कभी कभी ट्रू करता है, कभी कभी ट्रू जो है नहीं होता, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं कि कन्वर्स ट्रू नहीं है स्टेटमेंट का। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट हो उसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो है वो भी हमेशा जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट होल्ड करती है तो उसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट भी हमेशा ही होल्ड करती है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट होल्ड करे तो उसका कन्वर्ट जो है वो जरूरी नहीं होता कि वो होल्ड करे, वो कभी होल्ड करता है कभी होल्ड नहीं करता। अब ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ए बिलोंग करा नेचुरल नंबर में से, तो इसका मतलब ये है कि ए हमेशा जो है वो इंटीजर में बिलोंग करेगा। ये स्टेटमेंट आपकी हमेशा होल्ड करती है। और इसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी हुई है कि अगर ए जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट आप ए ले लें, अगर वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो फिर ए एलिमेंट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी बिलोंग नहीं करेगा। ये भी स्टेटमेंट आपके पास हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके पास ये सेट ऑफ इंटीजर लिखे हुए हैं। अगर कोई एलिमेंट आपके जेन में ऐसा है जो कि सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है, अगर कोई एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा, अगर आपके जेन में ऐसा कोई एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट फिर क्या होगा, वो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी नहीं होगा। ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी हमेशा जो है होल्ड करेगी। आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट करें, सेट ऑफ इंटीजर में 5/2 भी नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास 7/2 भी नहीं है, 5 सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास जो है वो पाई भी नहीं है, ई भी नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास -7 डिवाइड बाय 8 भी नहीं है। तो बहुत सारे नंबर है जो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर में जो है वो नहीं है। तो जो जो नंबर आपके ज़हन में आ रहे हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर में नहीं है, वही नंबर जो है आप नोट करेंगे कि वही नंबर जो है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि आपकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे जो है वो होल्ड कर रही है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट होल्ड करती है तो उसकी कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट भी हमेशा होल्ड करती है, लेकिन कन्वर्स कभी कभी होल्ड करता है, कभी कभी नहीं होल्ड करता। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने प्रूव करना है कि हमारा गिवन फंक्शन जो है 1 to 1 है या नहीं, तो 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन ये है, अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो, देन एफ ऑफ x1 वो भी एफ ऑफ x2 के इक्वल जो है वो नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन है। इस अगर ये किसी फंक्शन में ये वाली खास बात पाई जा रही है तो उसको 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक तरह की स्टेटमेंट ही है। तो 1 to 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए हम जो है वो इस स्टेटमेंट को जो है वो प्रूफ करने की बजाय हम जो है इसकी जो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होती है उसको जो है प्रूफ करते हैं। अगर हमने कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ओरिजिनल स्टेटमेंट को भी प्रूव कर दिया है, क्योंकि कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट और ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है दोनों ही जो है एक वक्त में होल्ड करती हैं, या दोनों ही एक वक्त में जो होल्ड नहीं करती। तो अगर तो ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो आपकी होल्ड कर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है 1 to 1 फंक्शन की वो भी होल्ड कर जाएगी। यहाँ पे देखिए कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कैसे लिखी हुई है, उल्ट डायरेक्शन में आपके स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, पहले ये लिखा हुआ है, उसके बाद इंप्लाइज के बाद ये लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो निगेट करते हुए लिखा हुआ है। निगेट कैसे किया हुआ है, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में निगेट कर दिया, इसको लिख दिया एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जब उल्ट साइड में आप जाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है x1 नॉट इक्वल टू x2, यहाँ पे जो इसको निगेट करके लिख दिया है x1 इज इक्वल टू x2। तो ये उल्ट साइड पे मूव करते हुए जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उनको निगेट करके जब आप लिख देंगे तो आपके पास जो नई स्टेटमेंट बनती है उसको ओरिजिनल स्टेटमेंट की कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। अगर आपकी ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट जो है किसी फंक्शन के केस में होल्ड कर जाती है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट भी होल्ड कर गई है और आपका गिवन फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन है। और अगर ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करती, मीन्स एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर आप कंसिडर करते हैं, और कंसिडर करने के बाद अगर आप जो है x1 इज इक्वल टू x2 ये वाला आंसर आपके पास नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेटमेंट जो है ये भी होल्ड नहीं करती है। हमारा फंक्शन क्या होगा फिर 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअल डेफिनेशन यही है, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को यूज करते हैं, और उसको यूज करते हैं चेक करते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन जो है 1 to 1 फंक्शन है या नहीं।
तो अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। बाकी डेफिनेशंस और क्वेश्चन जो फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।